नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जब से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान का मुद्दा उछला है, तब से कांग्रेस के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी का भी अपमान किया था। उनका यह कहना है कि हमीद अंसारी का अपमान उस वक्त अगर सही है तो जगदीप धनखड़ साहब का अपमान इस वक्त गलत कैसे हो गया। हम इस बात पे नहीं जाते कि उपराष्ट्रपति का अपमान किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया या कांग्रेस ने किया। आज हम जानकारी आपको देंगे पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी पर। हमीद अंसारी कौन शख्स थे, कैसे शख्स थे और कुछ ऐसा काला सच जो कि हमीद अंसारी के बारे में आपको जानना चाहिए। वो सच देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हमीद अंसारी पर क्या क्या आरोप लगे, रॉ के एजेंट्स और पूर्व अधिकारियों ने क्या आरोप लगाया, पाकिस्तान के पत्रकार ने क्या आरोप लगाया, भारत के पत्रकार जो पाकिस्तान कवर करते थे उन्होंने क्या आरोप लगाया, अरब के साथ हमीद अंसारी के क्या रिश्ते थे, ये सब सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हमीद अंसारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, उनके बारे में कहानी सुने आप। उससे पहले इस बात को नोट कर ले कि हमीद अंसारी 1991-1992 में ईरान में भारत के राजदूत थे और यह खुलासा उन्होंने वहां पे क्या किया ये कभी नहीं हो पाता अगर रॉ के पूर्व अधिकारियों ने 2017 में प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखी होती या रॉ के जो पूर्व चीफ थे सूद साहब, उन्होंने किताब नहीं लिखी होती। 3 घटनाएं ऐसी हुई ईरान में जिनमें रॉ के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि हमीद अंसारी की भूमिका संदेहास्पद थी, उसकी जांच होनी चाहिए। पहला आरोप यह था, यह सब कुछ उस चिट्ठी में है जो कि रॉ के कई अधिकारियों ने 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है और फिर इनके सूद साहब जो रॉ के पूर्व प्रमुख थे उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। पहली घटना 1991 की है। आरोप यह है कि एक वहां अधिकारी हुआ करते थे संदीप सूद साहब। अब वो रॉ के एजेंट्स थे या सिर्फ अधिकारी थे ये नहीं पता, लेकिन आरोप यह है कि हमीद अंसारी ने ईरान के अधिकारियों को बता दिया कि संदीप नाम का एक एजेंट, रॉ एजेंट इस देश पे काम कर रहा है। और उसके बाद संदीप जी का अपहरण होता है और जैसे उनका अपहरण हुआ तो वहां जो मौजूद थे अधिकारी, भारतीय अधिकारी, वो गए हमीद अंसारी जी के पास और कहा कि हमारा एक अधिकारी को किडनैप कर लिया है ईरान के एजेंसी ने, आप कृपया कड़ी आपत्ति दर्ज कराएं। उस वक्त पता है हमीद अंसारी का जवाब क्या था कि मैं तो चाहता हूं कि रॉ अपने सारे स्टेशंस ईरान में बंद कर दे। यह पहली घटना। एक और घटना हुई। घटना यह थी कि कश्मीर के करीब 300 के आसपास नौजवान ईरान के कुम शहर में वो जाते थे और वहां से हथियारों की ट्रेनिंग लेकर आते थे। अब रॉ ने अपने एजेंट्स उन नौजवानों को ऑब्जर्व करने के लिए रखा कि वो वाकई पढ़ने जाते हैं या वो गलत काम में इन्वॉल्व हैं। आरोप ये है और इनके सूद साहब ने अपनी किताब में और रॉ के अधिकारियों ने अपनी चिट्ठी में इस बात को लिखा है कि जो उन कश्मीरी लड़कों को ऑब्जर्व कर रहे थे या उन पर निगरानी रख रहे थे वो कोई डीबी माथुर साहब थे। पता नहीं कैसे। आरोप तो यह है कि हमीद अंसारी ने ईरान सरकार को यह बता दिया कि एक डीबी माथुर नाम का अधिकारी है जो कि कश्मीरी नौजवानों पर नजर रख रहा है। उसके बाद डीबी माथुर साहब का वैसे ही अपहरण हुआ और उन्हें ईरान की एक जेल में रखा गया। अधिकारियों ने रिक्वेस्ट किया, चूंकि आप ईरान के राजदूत हैं हमीद अंसारी साहब, आप ईरान की सरकार से बात करें, अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराएं। डीबी माथुर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो भारत सरकार का अफसर है। हमीद अंसारी ने उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। मजबूरन, जी हां मैं कह रहा हूं मजबूरन,
रॉ के अधिकारियों ने उस वक्त अटल जी को एक चिट्ठी लिखी कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, हमें क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, पूरा रॉ का नेटवर्क एक्सपोज हो जाएगा, सभी मारे जाएंगे। उसके बाद अटल जी उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पास गए और उन्होंने सारी बातें बताई कि हमारा डीवी माथुर को पकड़ा जा चुका है। तब नरसिम्हा राव ने ईरान के सरकार से बात करके डीबी माथुर को जेल से रिहा कराया, अपने देश लेकर आया। ये हैं हमीद अंसारी साहब। एक और तीसरी घटना है, एक पाकिस्तान के पत्रकार हैं नुसरत मिर्जा, उन्होंने एक शकील अहमद हैं पाकिस्तान के दूसरे पत्रकार, शकील अहमद साहब को दिए गए इंटरव्यू में नुसरत मिर्जा साहब ने बताया था कि मैं हमीद अंसारी के इनविटेशन पे भारत गया और वहां मैंने ISIS के लिए काम किया, भारत से कई जानकारियां जुटाई और इस बात की जानकारी हमीद अंसारी साहब को थी। ये पाकिस्तान के पत्रकार ने कहा। हमीद अंसारी साहब ने इन आरोपों के जवाब में कहा कि मैंने कभी भी नुसरत मिर्जा को अपने यहां इनवाइट नहीं किया। उसके बाद एक तस्वीर जारी हुई, उस तस्वीर में नुसरत मिर्जा और हमीद अंसारी एक साथ बैठे दिखे और फोरम था जामा मस्जिद मुस्लिम एसोसिएशन का फोरम था, उसमें इनवाइट किया गया था। उस वक्त इस देश के उपराष्ट्रपति थे हमीद अंसारी साहब, पाकिस्तान के पत्रकार को बुलाया था, वो तस्वीर में दोनों फोटो है। वो कहानी हमीद अंसारी की यहीं शुरू नहीं होती। एक अमेरिका में संस्था है इंडियन मुस्लिम अमेरिकन काउंसिल और उस संस्था पे आरोप लगते रहे हैं कि वो भारत के हितों के खिलाफ काम करता है, वो भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ता है अमेरिका में। और जो भी उस तरह के लोग हैं जो कि भारत के खिलाफ है, उनको वो पालता पोसता है, एक वहां लॉबिंग करता है इंडिया के खिलाफ। पता है, इंडियन मुस्लिम अमेरिकन काउंसिल ने भारत के 2 लोगों को अपने यहां का जो सम्मेलन था उसमें बुलाया था, एक हमीद अंसारी और दूसरा स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर को आप सिर्फ एक एक्ट्रेस के रूप में इंपॉर्टेंट नहीं समझे। स्वरा भास्कर इस देश में रक्षा विशेषज्ञ हुआ करते थे, उदय भास्कर साहब उनकी बेटी है। और उदय भास्कर साहब जब हमीद अंसारी उपराष्ट्रपति थे तो उदय भास्कर साहब की बहुत चलती थी और वो एक नैरेटिव गढ़ते थे कि कैसे अरब देशों के साथ भारत को अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, मुस्लिम देशों के खिलाफ ये नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ हमें ये नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान हवा है, भारत ने कुछ किया तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। इस तरह के नैरेटिव आप जो सुनते थे वो रक्षा विशेषज्ञ के नाते उदय भास्कर साहब ये करते थे। तो ये थे उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी साहब की जो पृष्ठभूमि थी। जो आरोप लगे हैं ये आरोप मेरे नहीं हैं, ये आरोप या तो रॉ के अधिकारियों ने लगाए हैं या फिर वो चिट्ठी में रॉ के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है 2017 की। अब आते हैं अपमान पे कि उपराष्ट्रपति का अपमान किसने किया। एक तरफ है धनखड़, उनकी मिमिक्री की गई, और एक तरफ है हमीद अंसारी। हमीद अंसारी साहब पे जो आरोप लगे, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लोकसभा में, पहले वो भाषण सुनिए और आप फिर फैसला कीजिए कि हमीद अंसारी साहब का अपमान किया था या उनको इशारे से समझाया था कि आप पे क्या आरोप है। पहले नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त क्या कहा था एज ए प्रधानमंत्री, आप वो सुनिए और उसके बाद फैसला कीजिए। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट। उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वही रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। तो सुना आपने दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि किसी को डिफेंड करने के चक्कर में हम उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं जहां खुद का ही अपमान फिर से फजीहत होने की संभावना बन जाती है।
हमीद अंसारी को सपोर्ट करना, उनके बैकग्राउंड को देखते हुए और जिस तरह के गंभीर आरोप लगे, वो चूंकि इस देश के उपराष्ट्रपति थे, एक इम्यूनिटी हासिल होती है इस तरह के शख्स को। लेकिन फिर से सवाल वही खड़ा हो रहा है, क्या धनखड़ और हमीद अंसारी की हम तुलना कर सकते हैं? और क्या हम धनखड़ साहब की जिस तरह से मिमिक्री की गई, क्या हमीद अंसारी का कभी भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस तरह का ही अपमान किया था या दूसरे तरीके से कहा था? फैसला आपके हाथ में है, आप खुद सोचें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।